इन्द्रशयवन्दियाणं तिहुगणहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिनाणं जितभवाणम्। बोली श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय पढ़ने को मिल रहा है। यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी है और द्रव्य गुण पर्याय इत्यादि विषयों पर हमारी अनेक भ्रांतियों को दूर करने वाला है। आज हम दो गाथाएं देखेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 25 और 26। ये दोनों गाथाएं काल द्रव्य के विषय में बहुत अच्छा वर्णन कर रही हैं और समझने लायक है। थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, लेकिन आप अगर ध्यान से एक एक शब्द पर नजर रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये दोनों गाथाएं आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे अध्ययन की पद्धति। एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ और व्याख्या। गाथा क्रमांक 25। उच्चारण। समो समो निमिषो निमिषो कट्टा कट्टा आधटा पुरटा बड़े आ की मात्रा कट्टा कला कला व अणाली अणाली तदो दिवारत्ती दिवारत्ती आधाता पुरता बड़ी की मात्रा दिवारत्ती पोगल मासोडु मासोडु अयणम। ये पूरा एक शब्द है, मासोडु अयणम। संवत्सरो संवत्सरो आधा च छ संवत्सरो ति संवत्सरोति कालो परायत्तो परायत्तो। यहां भी आता था पूरता हो परायत्तो। समो निमिषो कट्टा समो निमिषो कट्टा कलावणाली तदो दिवारत्ती कलावणाली तदो दिवारत्ती मासोडु अयणं सम मासोडु अयणं संवत्सरोत्ति कालो परायत्तो संवत्सरोत्ति कालो परायत्तो। बहुत अच्छी गाथा है। यहाँ पर व्यवहार काल में कौन कौन से समय के विभाग हैं ये आपको बताए गए हैं। गाथा बेहद सरल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जो शब्द यहाँ पर बताए जाएंगे, जो यूनिट्स बताई जाएंगी, वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। समो समय, निमिषो निमिष। एक एक शब्द का अर्थ देख लें, फिर समय क्या होता है, निमिष क्या होता है, ये सब देखेंगे। समो समय, निमिषो निमिष 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 निमेष भी कहते हैं। कट्टा कट्टा का अर्थ है काष्ठा काष्ठा। कला कला का अर्थ भी कला। व और नाली नाली नाड़ी नाड़ी भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम घटिका या घड़ी। तदो तदो मतलब इसके बाद और इससे आगे दिवारत्ती दिवा दिवा यानी दिन, रत्ती यानी रात, दिन और रात या दिन रात, दिवारत्ती दिन रात। मासोडु संधि विच्छेद कर लीजिए। मास सा में छोटा आ, उडू उ आ और उ मिलकर आ का और उ को मिलाकर ओ हो गया तो मासोडु।
मासोडु, मास यानी महीना, माह भी कहते हैं। और उडु, उडु का मतलब है ऋतु। उडु, उडु का मतलब हुआ ऋतु। इसके बाद अयणम, अयणम, अयन, 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 अयन होता है ना, दक्षिणायन, उत्तरायण, अयन। संवत्सरो, संवत्सर, संवत्सर, संवत्सर का मतलब होता है वर्ष। इस प्रकार से कितने हो गए? समय, निमिष, काष्ठा, कला, नाड़ी या घड़ी भी कह सकते, दिवारती दिन रात यानी दिन, मास महीना, उडु ऋतु, अयन और संवत्सर, इस प्रकार से। इसके अलावा और भी ले सकते हैं, और भी काल के विभाग हो सकते हैं। संवत्सर का अर्थ हो गया वर्ष, फिर 5 वर्ष को युग बोलते हैं, फिर 25 वर्ष और 50 वर्ष और सब आगे बढ़ते जाएं तो पल्य, सागर, इन सब की गणना भी इस व्यवहार काल में हमें कर लेनी चाहिए। इन समय आदि की अपेक्षा से कालो, काल, काल का मतलब यहाँ पर व्यवहार काल परायत्तो, परायत्त है, परायत्तो पराधीन है, परायत्तो का अर्थ है पराधीन। इस प्रकार से यह जो काल है, व्यवहार काल है, वह परायत्तो पराधीन है। थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी कि काल द्रव्य को पराधीन क्यों कह रहे हैं। वैसे तो कहा जाता है सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, ये है वो है, लेकिन यहाँ आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं काल द्रव्य पराधीन है। ये पराधीनता क्यों कही जा रही है, किस दृष्टि से कही जा रही है, यह हमें समझना होगा। काल द्रव्य का अणु होता है, काल द्रव्य का अणु एक प्रदेशी होता है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान काल द्रव्य का अणु एक एक विराजमान है। काल द्रव्य का अणु आपस में बंधता नहीं है, स्कंध नहीं बनता है। काल द्रव्य का अणु संख्या में कितने हैं? असंख्यात हैं। काल द्रव्य संख्या में, गिनती में असंख्यात हैं। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य के अणु हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इसलिए काल द्रव्य के अणु भी असंख्यात होते हैं। असंख्यात का मतलब जिसकी संख्या नहीं है, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते हैं, वह असंख्यात है। ऐसे काल द्रव्य को अब एक एक समय में क्या परिवर्तन होता है ये समझ में नहीं आता, तो उसको व्यक्त करने का कार्य दूसरी द्रव्य करती है। उस काल को प्रकट करने का, व्यक्त करने का काम दूसरी द्रव्य करती है। इसलिए काल को, व्यवहार काल को परायत्तो पराधीन कहा गया है। इसको हम अगली गाथा में समझेंगे। अब देख लें समय क्या होता है। समय आपको ये सब नोट करना है, एक के बाद एक सब परिभाषाएं। समय काल की सबसे छोटी इकाई, यूनिट समय है। ये बहुत छोटी होती है। इसको कैसे समझें? पुद्गल द्रव्य का अणु, पुद्गल का अणु जितने समय में, ठीक है ना, पुद्गल का अणु जितने समय में मंद गति से चलता हुआ, मंद गति मतलब स्लो, मंद गति से चलता हुआ एक प्रदेश से, लोकाकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचता है। मंद गति से चलता हुआ, धीरे धीरे स्लो चलता हुआ पुद्गल का परमाणु जितने टाइम में, जितने समय में एक प्रदेश से
दूसरे प्रदेश पर पहुंचता है उतने समय को, उतने टाइम को समय कहते हैं। अगर पुद्गल का वह अणु एकदम सुपरफास्ट चलता है तो वो एक समय में 14 राजू कवर कर सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। एक पुद्गल का परमाणु एक समय में तीव्र गति से चलता है तो वह 14 राजू भी एक समय में कवर कर सकता है। जीव भी जब मरण करके अगले शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है तो वह एक समय में 14 राजू क्रॉस कर सकता है, करता है। तो वो दृष्टि अलग है। लेकिन यहां पर समय को हम कैसे पकड़ें? मंद गति से चलने वाला जो पुद्गल का परमाणु है वो जितना टाइम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने में लगाता है उसको समय कहते हैं। बहुत सूक्ष्म है ये समय। इससे छोटा समय बुद्धि से तो हो सकता है लेकिन व्यक्त नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से तो ये सबसे छोटा हुआ, ये समय हुआ। अब दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है निमिष। निमिष का अर्थ है पलक झपकना। आंखों में पलक होती है, पलक कितनी ऐसे 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 झपकती रहती है। तो पलक के झपकने में जितना समय लगता है वह निमिष कहलाता है। एक बार पलक झपकी और खुल गई, तो ये पलक झपकने में जितना टाइम लगा उसे कहते हैं निमिष। यह निमिष भी असंख्यात समयों का होता है। यह निमिष पलक झपकना भी असंख्यात समयों का होता है। लिखते जाइए अभी तो, फिर बाद में चिंतन कीजिएगा। आगे चलते, ये निमिष हो गया। निमिष के बाद है कट्टा, कट्टा, काष्ठा, काष्ठा, काष्ठा। 15 निमिष की, 15, 10 और 5 15 निमिष की एक काष्ठा होती है। मतलब एक बार पलक झपकने में जितना टाइम लगा उतने गुणित 15, ऐसी 15 निमिष की एक काष्ठा, कट्टा कहलाती है। इसके बाद है कला। 30 काष्ठा की एक कला होती है। 30 काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला होती है। 30 काष्ठा, 30 काष्ठा का मतलब अगर हम उसको निमिष में पहुंचाएं तो 30 गुणित 15 कर लीजिए, तो इतने निमिष की एक कला होती है। इसको आप आपस में गुणा भाग करके सब देख सकते हैं। कला हो गई। कला के बाद है नाली। नाली, नाली या नाड़ी, नाड़ी या इसको घड़ी भी कहते हैं। घड़ी ये कितने की है? कुछ अधिक 20 कला, कुछ अधिक 20 कला की एक नाड़ी होती है। कुछ अधिक, अब यहाँ पर टीका में तो कुछ अधिक लिखा है, मैं चाहता था कि वो कुछ अधिक क्या है, 1 2 3 4 5 कितना है वो नहीं पता। कुछ अधिक 20 कलाओं की एक नाड़ी, एक घड़ी होती है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट की 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त 48 मिनट का, 48 मिनट का होता है। तो घड़ी 24 मिनट की हुई। 24 मिनट की एक घड़ी हुई और 2 घड़ी का एक मुहूर्त, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो ऐसे करके हम इसको घटा सकते हैं। इसके बाद है दिन रात। दिन रात 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 30 मुहूर्त मतलब 24 घंटे। अब इसको 24 घंटे को और 30 मुहूर्त को आप आपस में मिला लीजिए। 30 मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का, तो 30 गुणित 48 कीजिए कितना हुआ? 30 गुणित 48 ये हुआ
1440। अब इस 1440 मिनट का हो गया, इसमें हम 60 से भाग कर लें तो हो जाता है 24। 24 घंटे का एक दिन रात, एक दिन 24 घंटे का होता है, वो 24 घंटे बराबर 30 मुहूर्त, ऐसा समझ लेना चाहिए। एकदम कैलकुलेटेड है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे फिर मास, महीना, 30 दिन का एक महीना होता है, सरल है। ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 ऋतुएं होती हैं, तो एक एक ऋतु 2-2 महीने की। इसके बाद अयन, 3 ऋतुओं का एक अयन, 3 ऋतु का एक अयन मतलब 6 महीने का एक अयन। दक्षिणायन, उत्तरायण, साल में 2 अयन होते हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण, ये 6 महीने का होता है, 3 ऋतुओं का होता है। और फिर संवत्सर, 2 अयन मिलाकर एक संवत्सर होता है। संवत्सर का मतलब है वर्ष, साल, एक साल हो गया 365 दिन का। ये सब आप मिला लीजिए, पूरा बहुत अच्छे से कैलकुलेटेड हो जाएगा। जैन दर्शन में जो गणनाएं दी गई हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, और वो आप गणित से, वर्तमान गणित से भी उसको सॉल्व करेंगे तो एकदम परफेक्ट आती है। तो इस दृष्टि से ये समय के व्यवहार काल के विभाग हो गए, और यह व्यवहार काल हमें अन्य द्रव्यों के निमित्त से व्यक्त होता है, इस दृष्टि से उसे पराधीन कहा गया है। गाथा सरल है, इसलिए मैं दोबारा हिंदी अर्थ नहीं कर रहा हूं, सीधे अगली गाथा में पहुंचता हूं। गाथा क्रमांक 26। उच्चारण, नत्थी, नत्थी, अधता था छोटी की मात्रा, नत्थी। चिरम, चिरम, वा। खिप्पम, अधपा पुरपा बिंदी, खिप्पम। मत्तारहियम, मत्तारहियम, अधता पुरता बड़े की मात्रा, मत्तारहियम। तु, सा, वी। खलु, खलु, मत्ता, मत्ता, अधता पुरता बड़े की मात्रा, मत्ता। पोग्गल दव्वेण, पोग्गल दव्वेण, आधा का पूरा दा, आधा व पूरा व, एक ही मात्रा, पोग्गल दव्वेण। बिना, बिना। तम्हा, तम्हा, आधा म, हमें बड़े की मात्रा, तम्हा। कालो, पडुच्च भवो, पडुच्च, आधा च पूरा च, पडुच्च भवो, पडुच्च भवो। नत्थि चिरं वा खिप्पं, नत्थि चिरं वा खिप्पं। मत्तारहियं तु सावि खलु मत्ता, मत्तारहियं तु सावि खलु मत्ता। पोग्गलदव्येण विना, पोग्गलदव्येण विना। तम्हा कालो पडुच्च भवो, तम्हा कालो पडुच्च भवो। गाथा थोड़ी सी कठिन है, आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना होगा। नत्थि चिरं व खिप्पम मत्तारहियम, यहां पर बता रहे हैं कि काल द्रव्य को, व्यवहार काल को परायक्त, पराधीन क्यों कह रहे हैं। काल द्रव्य किस दृष्टि से पराधीन है, ये समझाने के लिए यह गाथा है। नत्थि चिरं व खिप्पम मत्तारहियम, मत्तारहियम, मात्रा से रहित, मात्रा, मत्ता मात्रा, रहियम रहित, मात्रा से रहित। मात्रा का मतलब है परिमाण, सीमा, लिमिटेशन। मात्रा से रहित चिरम व खिप्पम, चिरम लंबा समय, व अथवा खिप्पम छोटा समय, शीघ्र। नत्थि नहीं है, अब समय है, काल द्रव्य का अणु है, प्रति समय एक एक समय बीतता जा रहा है, यह उसकी अर्थ पर्याय है। अब इस अर्थ पर्याय को हम व्यक्त कैसे करें कि इस एक समय में ऐसा परिवर्तन हुआ, ये तो हमारी समझ में नहीं आता।
तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि हमें परिवर्तन समझ में आए। इतनी देर हो गई, इतनी जल्दी तुमने ये काम कर लिया, तो ये जल्दी और देर ये मात्रा से रहित तो हो नहीं सकता। जल्दी मतलब बहुत कम टाइम में हो गया, देर बहुत लंबे टाइम में हुआ, तो ये लंबा टाइम कम टाइम, ये टाइम बिना मात्रा के, बिना परिमाण के, बिना लिमिटेशन, बिना सीमा के तो यह नथी नहीं है, यह संभव नहीं है। इसका कोई ना कोई परिमाण तो हमें बताना पड़ेगा ना, तब तो जाकर वो कम समय ज्यादा समय ये हमें समझ में आएगा। तो इस दृष्टि से मत्ता रहित, मात्रा से रहित, परिमाण से रहित, शीघ्र क्षिप्रम यानी शीघ्र व अथवा चिरम लेट होना या देर होना, लंबा समय होना, नथी ये नहीं हो सकता। ये पहली लाइन आपको समझनी, मतलब सबसे बड़ी पराधीनता तो यही हो गई कि कोई ना कोई सीमा बनानी पड़ेगी, तब जाकर हम समय को समझ पाएंगे, नहीं तो समय को समझना संभव नहीं है। तो वह सीमा, वह मात्रा ही हमें जल्दी या देर या लंबा समय इसको प्रकट करती है। उसके बिना, मात्रा के बिना समय को हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए नथी नहीं है। चिरम व क्षिप्रम, चिरता या शीघ्रता मात्रा से रहित नहीं हो सकता है। इसलिए तू, और आगे, इससे आगे सा भी खलु मत्ता, सा यानी वह है, भी खलु, खलु का अर्थ है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, सा वह, मत्ता मात्रा, परिमाण, भी पुद्गल द्रव्येण बिना, पुद्गल द्रव्य के बिना, नथी शब्द फिर से लगा लीजिए, नथी नहीं है। सा भी, वह भी, मत्ता मात्रा, वह मात्रा भी, वह परिमाण भी, वह सीमा भी काल द्रव्य स्वयं निश्चित नहीं कर सकता कि ये एक समय हो गया, ये एक निमिष हो गया, ये घड़ी हो गया। काल द्रव्य स्वयं इसको निश्चित नहीं कर पाता। कौन इसको निश्चित करता है? पुद्गल द्रव्येण बिना नथी, पुद्गल द्रव्य के बिना इसका परिमाण करना संभव नहीं है। समय कितना बड़ा, पुद्गल का परमाणु जितने टाइम में मंद गति से चलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है वह समय है। अब यह किसने बताया? पुद्गल द्रव्य के बिना यह परिमाण संभव नहीं। आपको समझ में आ रही बात? समय की परिभाषा हमने सुनी, अब एक समय जो यूनिट है उसकी परिभाषा पुद्गल द्रव्य के बिना नथी नहीं है संभव। एक घड़ी कितनी बड़ी होती है, एक मिनट कितना बड़ा, एक घंटा कितना बड़ा, एक दिन कितना बड़ा, ये सब भी पुद्गल द्रव्य के बिना संभव नहीं है। सूर्य का गमन होता है, उससे दिन रात पता चलता है। अब ये सूर्य का गमन पुद्गल है, पुद्गल के द्रव्य के बिना दिन रात का विभाग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट कह रहे हैं वह जो मात्रा है वो निश्चित रूप से पुद्गल द्रव्येण बिना नथी, पुद्गल द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। तम्हा, इसलिए क्योंकि पुद्गल समय की, काल की जितनी भी यूनिट्स व्यवहार काल हैं वो सारी की सारी पुद्गल द्रव्य के अधीन हैं, पुद्गल द्रव्य से ही व्यक्त होती हैं, पुद्गल द्रव्य से ही स्पष्ट होती हैं। इस कारण से तम्हा, इस कारण से कालो, काल यानी व्यवहार काल, पडुच्च भवो, पडुच्च भवो, पडुच्च प्रतीति से, आश्रय से, भवो उत्पन्न होने वाला है। भव यानी उत्पन्न होने वाला, भू उत्पन्न होने के अर्थ में। पडुच्च भवो आश्रय से उत्पन्न होता है। यह जो समय है, घड़ी का, कला, काष्ठा इत्यादि ये सब जो है, दिन रात, ऋतु, ये सब ये पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से ही व्यक्त होते हैं। इस कारण से आश्रय से उत्पन्न हुए, पडुच्च भवो पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न हुए हैं,
ऐसा वह व्यवहार काल है। हालांकि दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक है उपादान निमित्त और एक है एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। तो व्यवहार काल का उपादान कारण तो काल द्रव्य निश्चय काल है, लेकिन उसका निमित्त कारण उद्गल द्रव्य है। ठीक है ना। काल द्रव्य का उपादान कारण तो, व्यवहार काल का उपादान कारण तो निश्चय काल है, लेकिन उसका निमित्त कारण उद्गल द्रव्य है। तो इस दृष्टि से हमें यहां समझना पड़ेगा। आपको मुझे लगता है काफी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार हिंदी में अर्थ करता हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। मात्रा से रहित, परिमाण से रहित चिरता अथवा शीघ्रता नहीं होती है, और निश्चित रूप से वह मात्रा भी उद्गल द्रव्य के बिना नहीं होती है। इसलिए काल द्रव्य आश्रय से उत्पन्न, पड़ुच्च भव, आश्रय से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं हो गई। आज की दोनों गाथाएं थोड़ी सी कठिन थी, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी। अगर ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा से जहां जहां समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा पीछे जाकर फिर से सुन सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा। ये सब बातें आप सभी सीख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कमेंट्स में लिख के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत ईमानदारी से, विनय के साथ और गंभीरता से इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये वीडियो परमानेंट होते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र, जिनवाणी माता की जय।